तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है जो कि है पटना से, जहां आज कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से काफी भारी मात्रा में वहां पर लोग यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ, आला कमान के साथ ग्राउंड वर्कर्स वहां पर मौजूद थे, हल्ला बोल रहे थे। और उसी के साथ जिसके बाद खूब बवाल हुआ, पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। ये भी तस्वीर देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी वहां पर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का भी रुख करते हैं। दूसरी खबर है कि वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है। देश भर में प्रदर्शन हुआ है, चाहे कोलकाता हो, जयपुर हो, और इन दोनों जगहों के साथ साथ कई जगहों पर नए वक्फ कानून का विरोध हुआ। मुस्लिम समाज ने सड़क पर उतरकर नए वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की है। यह भी दूसरा बड़ा मुद्दा है, दूसरा बड़ा विषय है। फिर तीसरी बड़ी खबर जो है, तीसरी 26/11 हमले का जो मास्टरमाइंड भारत आया है, आ चुका है तहव्वुर, और एनआईए ने उस पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। और अंतिम खबर, अंतिम और चौथी खबर अमेरिका से है। अमेरिका के मैनहट्टन में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये भयानक तस्वीर। न्यूयॉर्क की हडसन नदी में गुरुवार को यह हादसा हुआ। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी यहां पर। चलिए पहली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे पटना की। पटना में नौकरी पलायन को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कन्हैया कुमार और सचिन पायलट की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में यहां पर लिया। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास यहां पर जो है कांग्रेस वर्कर्स कर रहे हैं और पुलिस ने कन्हैया कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जब बात नहीं बनी। ये कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, यानी कि सीएम के आवास को ही घेरने का प्लान था। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर यह हल्ला बोला है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जोरदार प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प भी हुई है। ये झड़प की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पुलिस ने रैली को रोकने की तमाम कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई और कई जगहों पर हालात जो है वो बेकाबू होते दिखे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग जो है वहां पर उनको रोक दिया और बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की अनुमति किसी को नहीं थी। धक्का मुक्की की तस्वीरें, झड़प की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जवाब में कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे हालात वहां के वो तनावपूर्ण हो गए और पुलिस ने लाठी दिखाकर भीड़ को नियंत्रित किया और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। चलिए इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विवेक, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जरा बताइए, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो हैं वो डटे रहे, वाटर कैनन का वो सामना करते रहे, बैरिकेडिंग्स थी, पुलिस सामने थी, क्या अपडेट्स हैं विवेक? देखिए, दरअसल नौकरी दो पलायन रोको एक रैली का आयोजन किया गया था कांग्रेस की तरफ से, और आपको पता है कि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने एंड से कमर कस रही हैं। कांग्रेस के पास बिहार में इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है और कांग्रेस चाहती है कि बिहार में खुद को रिवाइव करे। रिवाइव करने के लिए वो कोशिश कर रही है और अभी माकूल समय भी है। वक्फ संशोधन बिल अभी पास हुआ है, इसके अलावा रोजगार का मुद्दा बिहार में है, पलायन का मुद्दा बिहार में है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश, इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में दम दिखाने की कोशिश, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के शक्ति परीक्षण की भी कोशिश, इन तमाम कोशिशों के मद्देनजर इस रैली को बुलाया गया था। इसमें आप देखिएगा कि कांग्रेस के यूथ विंग यानी कि एनएसयूआई को भी शामिल किया गया था, ताकि भीड़ में कोई कमी ना हो, रैली में कोई कमी ना दिखे और एक बड़ा प्रोटेस्ट दिखे, जिसे बिहार में कांग्रेस अपना मसल पावर यू कहें या फिर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन सरकार को दिखा सके। लेकिन इसमें दिलचस्प ये है शिवम कि ये सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए नहीं था, ये महागठबंधन की पार्टियों को भी दिखाने के लिए था। मसलन आप सबसे बड़ी पार्टी ले लीजिए आरजेडी। बिल्कुल, आरजेडी जो है, आरजेडी बिहार में खुद को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मानती है, लेकिन आपको पता होगा कि महागठबंधन के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस बिहार में साथ में है। लेकिन इस रैली में न तो आरजेडी को बुलाया गया, ना आरजेडी का समर्थन लिया गया और उस पर से ये
चेरी ऑन द टॉप ये है कि ये मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव का है, पलायन का, रोजगार का। बिल्कुल, आपने उनके मुद्दे को भी हाईजैक कर लिया, आपने उनके टॉपिक को भी हाईजैक कर लिया, आपने उनको आमंत्रित भी नहीं किया और आपने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया कि बिहार में कांग्रेस भी एक बड़े प्लेयर के तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में है। तो ये जो ट्रायंगल बनाया बड़ा बहुत पॉलिटिकली बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त बिहार में है। महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने होती दिख रही हैं, जैसा कि इस रैली में दिखा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी है बहुत। विवेक, आपने बहुत दिलचस्प बात यहां पर की कि भाई ये कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ये दिखा रही कि अकेले भी वो चल सकते हैं। इंडी गठबंधन का वो दौर भी हम याद आता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा था एक बार वो सुना देते हैं, फिर विवेक आपके पास वापस में आता हूं। देखिए, हम तो जो है सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि पलायन रोकिए। सरकार हमारी बात सुनी नहीं। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हम लोगों की बात को सुनते रहेंगे और सरकार को अपनी बात सुनाते रहेंगे। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आज आप पर भी, आपके वर्कर पर भी हुआ है, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम यही कहेंगे कि लाठी नहीं नौकरी दो। तो देखिए विवेक, जिस तरीके से आपने बात को उठाया, लेकिन एक यात्राओं का अगर दौर याद किया जाए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, यात्राओं का लाभ तो विवेक कुछ हद तक देखने को मिलता है, लेकिन इसका कितना लाभ आपको लगता है हो सकता है? और बिल्कुल सही कहा कि बिहार का चुनाव क्योंकि नजदीक है, कांग्रेस क्या अब ये दिखाना चाहती है कि हम अकेले ही जीत का जो दम, हम अकेले ही जीत तक पहुंचने का दमखम रखते हैं? अब हमें पता लग गया कि भाई इंडी गठबंधन जो हमने पहले प्रयास किया था उतना सफल वो होता हुआ नजर तो नहीं आया है। शिवम, देखिए, ये कोशिश इस बात की नहीं है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं या अकेले सरकार बना सकते हैं, अकेले सरकार में जा सकते हैं। हाल ही में मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के चीफ हैं बिहार में, उनका एक बयान आया था। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से 60 सीटों की मांग की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश सहनी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े लीडर और बिहार में गेम चेंजर बन सकते हैं। ठीक इसी तरह इस वाली रैली में कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस जमीन पर है, कांग्रेस के पास पावर है, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर सकती है, कांग्रेस उन मुद्दों को उठा सकती है जो बिहार से कनेक्ट होते हैं, और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है। मतलब यहां पर यह है कि कांग्रेस अभी से प्रेशर बना रही है, जब बात सीट शेयरिंग की आएगी कि भाई आपको बिहार में कितनी सीटों पर लड़ना है, जो ऑफर आरजेडी की तरफ से होगा उस ऑफर पर मोलभाव हो सके, उस ऑफर पर प्रेशर डाला जा सके, उस ऑफर के ऊपर अपना ऑफर रखा जा सके कि भाई हम इतना नहीं इतनी सीटों पर लड़ेंगे, उसके लिए कवायद की जा रही है। यानी कि ये नंबर गेम है टोटली, बिल्कुल। और इसके लिए अभी से कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी और ये सारी जो कवायद है उसी नंबर गेम के लिए की जा रही है। किस पार्टी की गठबंधन में कितनी दावेदारी होगी, ये तो साफ है कि महागठबंधन साथ में चुनाव में जाएगा, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसे कि बीजेपी और जेडीयू साथ में चुनाव लड़ेंगे और बाकी पार्टियां जैसे वो एलजेपीआर है और हम हैं, ये सारी पार्टियां साथ में अभी तक नजर आ रही हैं, ये सब साथ में चुनाव जाएंगे। उसी तरह महागठबंधन में वीआईपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, ये सब साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स यही है। ठीक इसी तरह आपको इधर आप एनडीए में भी देखेंगे कि प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में, नंबर्स के दावे अलग अलग किए जाएंगे, हर चुनाव में होता है। एक महत्वपूर्ण बात आपकी बात से मैं जो उसका सार मैं समझ पा रहा हूं, ना केवल विपक्ष को बल्कि अपने साथियों को भी एक संदेश है कि भाई हम भी उतना दमखम रखते हैं, तो अगर साथ चलना है तो सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा वहां पर डिस्कशन अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से विवेक आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करी। न्यूज रूम से हमारे साथ विवेक थे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। वक्फ के खिलाफ देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन चुका है, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग अभी भी इस कानून के विरोध में है। जब से वक्फ संशोधन बिल 2024 सदन से पास हुआ है, तब से देश के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले हैं। अब इस समय आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल हो, चाहे लखनऊ हो, जयपुर हो, वहां प्रदर्शन हो रहे हैं और देश भर में ये विरोध प्रदर्शनों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नई मुहिम की घोषणा कर दी है। अब उनकी तरफ से यानी पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल को रात 9 बजे अपने घरों और दफ्तरों की बिजली बंद करके, सोचिए, बिजली बंद करके इस कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करें। तो 30 अप्रैल की रात 9 बजे ये सभी को याद रखना होगा कि होता क्या है, कि भाई वाकई कोई बिजली बंद करता है कि नहीं करता है।
अब अपना विरोध जताने का हक उनको है, लेकिन AIMPLB ने इसे एक शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध का हिस्सा बताया है। नए वक्फ कानून का विरोध तेजी से हो रहा है। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। कोलकाता यहां पर चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। पश्चिम बंगाल तो विषय रहा ही रहा है और कई भड़काऊ बयान भी कई तरफ से आए हैं, लेकिन कोलकाता में संग्राम है। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें भी आपको याद है किस तरीके से हंगामा हुआ था। वहीं लखनऊ में प्रदर्शन की भी तस्वीरें आप देखिए। कानून के हिसाब से विरोध करने आए हैं। बड़ा बाबू ने हम लोगों को ये विरोध करने का ये समय दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों, ये बात समझिए कि हम लोग किसी को परेशान कर अपने हम वतन को परेशान कर ये विरोध नहीं जताना चाहते। ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये विरोध हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हम किसी हिंदू भाई का विरोध नहीं करते। हिंदू भाई हमारे हम वतन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, दास्तान न होगी तुम्हारी दास्तानों में। मैं जबकि सारे लोगों ने ये कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल काला कानून है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। सारे कानून के खिलाफ हम तमाम मुसलमान हर जगह से विरोध कर रहे हैं और हम मुसलमान चाहते ये हैं कि हमारी मस्जिदों पर बुरी नजर न उठाई जाए। हमारी जो खानकाहें हैं, हमारी जो मज़ारात हैं, हमारी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, हर मुसलमान को उसको बचाना फर्ज है। और हमारा रब हमारे कुरान शरीफ में फरमाता है, अल्लाह ताला हमसे मुखातिब होकर के फरमाता है कि तुम दीन के कामों में मदद करोगे अल्लाह की, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। और हम तमाम मुसलमान इस चीज को समझते हैं, इसलिए इस रोड में आए हैं। और जो हमारे भाई यहाँ तक नहीं आ सके, हम उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों को आज जागना चाहिए कि उनकी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो उनके आबा और दाद जो कुर्बानियां दे करके हम लोगों को मस्जिदें दी। देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, सावरकर के आइडियोलॉजी से नहीं चलेगा। और 100 साल से RSS ये पॉलिसी अपना रही है कि मुसलमानों को कैसे सताया जाए, यहाँ से कैसे निकाला जाए, इस पर कैसे जुल्म हो। और ये हम लोग देख रहे हैं, कभी गोश्त के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी अपने छतों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। मौसम को अजान देने पर पाबंदी लगी जाती है, इमाम साहब को कैद कर लिया जाता है। तो ये देश संविधान पर चलेगा। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त सेकुलर ढांचे को खतरा है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर जो ढांचा है उसको खतरा है ज्यादा। जो सेकुलर कुव्वतें हैं उनको इनके खिलाफ उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और गैर मुसलमान, खासतौर दलित हमारे। देखिए अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है, सुन ले दलित। तीसरा टारगेट दलित हैं, दलित, उनसे सारी सहूलतें ले ली जाएंगी। इनको अगर मेजोरिटी मिल गई तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। जो अम्बेडकर जी ने जो दलित फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने बनाया है, ये उसके दुश्मन है, ये अम्बेडकर जी के दुश्मन है, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन पूरे बदलने के लिहाजा दलितों से हमारा कहना है कि अब इनके धोखे में ना आए। जो हिंदू हिंदू कह के तुमको शामिल कर लेते हैं और धोखा दे रहे हैं, ये तुम्हारे भी दुश्मन है और हमारे भी दुश्मन है, दोनों मुश्तरका दुश्मन है। चलिए इसी पर और जानकारी देने के लिए दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे लखनऊ की वो तस्वीर हो, लेकिन पश्चिम बंगाल खास तौर पर यहाँ पर विवादों में, और आप जो हैं अहमदाबाद से आप जो वहाँ पर जुड़ी हैं, क्या आपको लगता है ये इनको स्वीकार नहीं हुआ क्या? देखिए कानूनी प्रक्रिया के बाद उसको पास किया गया लोकसभा से, राज्यसभा से, महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, लेकिन ये विरोध का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या अपडेट्स के साथ आप जानकारी दे सकती हैं दृष्टि? वक्फ विधेयक को लेकर के तो पहले से ही इनकी तय था कि इनको विरोध प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है। इन्होंने पहले भी कहा था कि हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है। कांग्रेस ने भी कहा था कि हमने कई संशोधन करने को कहा, नहीं किए गए। तो लेकिन फिर भी दबाव में कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि दबाव में इस विधेयक को पास कराया गया है और उसके हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कई मुसलमान संगठन और कांग्रेस और उसके साथ के अलायंसेस, कई लोग इसका विरोध करते रहे हैं। लेकिन चूंकि ये पास हो गया, कानून बन गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुआ। आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ इस अभियान का नाम दिया है। ये कई फेज़ों में होगा। पहला फेज जो है आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज जुमा है, और आज से लेकर के 87 दिन तक ये चलेगा, यानी कि 7 जुलाई तक फर्स्ट फेज चलेगा।
और इसके तहत उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी को हम 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा करके भेजेंगे कि इसको इस विधेयक को निरस्त किया जाए, इस कानून को निरस्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी संपत्तियों को बचाना चाहिए, इसके लिए हम कह रहे हैं और साथ ही हम कह रहे हैं कि इस कानून को निरस्त करो। हम जब तक ये निरस्त नहीं होगा तब तक हम देशव्यापी हड़ताल चलाएंगे। कई राज्यों में सिलसिलेवार ये चलती रहेगी और इसके साथ कई जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां पर्टिकुलर प्रदेशों में हैं वो आ सकती हैं साथ में, जैसे श्रीनगर में पीडीपी में भी साथ दिया। हालांकि आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो है ही। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम 1985 में जो शाहबानो आंदोलन चला था उस तरह से हम जनव्यापी आंदोलन चलाएंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। और 22 अप्रैल को ताल कटोरा में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाए कारवां नाम से हम ये प्रोग्राम चलाएंगे। और 30 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि 9 बजे लोग देश भर से लोग अपने घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट रखें, घर की लाइटें बंद रखें, जो प्रतीकात्मक विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये चलता रहेगा। फर्स्ट फेज में देखा जाए तो अभी ये 87 दिनों के लिए चलाया जाएगा। 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर उन्होंने कहा करके हम मोदी जी को भेजेंगे। तो उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से हम बहुत शांति से विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन और उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभियान की जो मुख्य एक्टिविटी है वो उसमें जुमे की नमाज के बाद एक ह्यूमन चेन बनाई जाएगी और ह्यूमन चेन बना करके जिला मुख्यालयों पर और राजधानियों पर प्रदर्शन किया जाएगा। दृष्टि आज का दिन मैं कहूँ आपसे, ज्ञापन सौंपे जाएंगे। हाँ, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा दृष्टि, क्योंकि जुमे की बात आपने कही। अब कई जगहों से ये तस्वीरें हैं कि भाई जयपुर में भी कि भाई नमाज के बाद फिर तहरीर दी जाएगी, तमाम चीजें, प्रदर्शन किए जाएंगे। तो अब थोड़ा इस मामले को सेंसिटिवली भी लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए, हर जगह अलर्ट पे है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाकी स्थान हो। तो क्या सरकार तैयार है? उनको पता था कि जुमा है तो ये सब कुछ होगा। और दूसरा, ये आंदोलन क्या लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? धीरे धीरे समर्थन में लोग आना यहाँ पर शुरुआत हो गए, मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, या फिर उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितना कि दिख रहा है? देखिए, चूंकि ये साल जो है 2025 एक तरीके से कहा जा रहा है कि पूरे चुनावी वर्ष है और चुनावों के तौर पर देखते हुए बिहार में चुनाव है और इसके अलावा गुजरात में चुनाव है 27 में, और इसके अलावा इन सबको देखते हुए लगातार हर राजनीतिक गलियारे में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। क्योंकि हाल ही में वक्फ बोर्ड का वक्फ कानून आया है, पास हुआ है, तो उसको लेकर के मुस्लिम संगठनों में और कांग्रेस में और अलायंसेस पार्टियों में यानी कि विपक्ष में बेहतरीन रोष था और इस रोष को कानून बनाकर भले ही भाजपा ने दबा दिया हो, लेकिन इनका ये विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। ये इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम इसे निरस्त करेंगे। देशव्यापी हड़ताल अब ये लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से सादी हम ये काम करेंगे। तो आपने सही कहा कि आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इन लोगों ने जो भी कहा है 87 दिनों के लिए फर्स्ट फेज बनाया है और जुमे की नमाज से जुमे के बाद दिन से शुरू किया है और मुझे लगता है अब हर जुमे को ये चलेगा। 22 तारीख को दिल्ली में होगा, तो सरकार प्रशासन आज अलर्ट था और आगे भी अलर्ट रहेगा और मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन थमने का नाम लेगा। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी 30 अप्रैल के उस दिन पर भी, जब उन्होंने कहा कि 9 बजे सब अपनी लाइट्स को बंद कर दें। उस पर भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा किया।